नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। लोग इस समय बात ये कर रहे हैं कि आखिर कल ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करनी पड़ी। और मध्यस्थता ही नहीं, पूरा क्रेडिट भी दे गए वो कि उनके वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ है। अब ये सीज फायर है नहीं है, ये बिल्कुल एक रहस्य बन गया है, क्योंकि कल रात भी हमने देखा कि एलओसी पर फायरिंग हुई थी। और लगातार इस तरीके की खबरें आ रही थी कि गोलाबारी और फायरिंग लगातार चल रही है, यानी कि सीज फायर वायलेशन हुआ है। और अभी थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक और ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो भारत और पाकिस्तान को धन्यवाद देते हैं कि उन लोगों ने सीज फायर किया। और अब वो उन्होंने कहा है कि इसको लेकर कोई एग्रीमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं भारत और पाकिस्तान के साथ अपना व्यापार बढ़ाऊंगा। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप क्या जताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि पिछले 48 घंटों में ऐसा क्या हो गया, किसकी तरफ से ये चूक हुई है? क्या भारत की तरफ से चूक हुई है या पाकिस्तान की तरफ से चूक हुई है? साफ शब्दों में अगर कहूं, क्या ये सीज फायर दोनों देशों पर थोपा गया अगर तो किस वजह से थोपा गया? और दूसरा सवाल यह है कि क्या ये एक राजनीतिक और रणनीतिक फेलियर है मोदी सरकार का? क्योंकि आज सोशल मीडिया आप उठाकर देख लें तो लोगों में गुस्सा फूट रहा है कि आखिर मोदी जी क्यों नहीं डोनाल्ड ट्रंप को बोल पाए कि भाई आप अपना काम करिए, ये हमारे दो देश के बीच की बात है। और हमेशा से इंडिया पाकिस्तान एक बायलैटरल इशू रहा है, शिमला अग्रीमेंट का ये बात हिस्सा रही है कि कोई तीसरा देश इसमें इंटरवीन नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मोदी जी कुछ बोल नहीं पाए। तो आज ये मोदी जी की कमजोरी है, मोदी जी का रणनीतिक फेलियर है, उनका डिप्लोमेटिक फेलियर है। इसको हम किस तरह से देखें? हमारे साथ इस समय वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा जी हैं। यशवंत जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड आई एम श्योर आप भी उतना ही व्याकुल और परेशान हो रहे होंगे जिस तरीके का घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, और जितना कि पूरा देश इस समय हो रहा है। लेकिन हम आपसे सुनना ये चाहते हैं कि सर ये हुआ क्या है, प्रॉब्लम कहां पर ये लग रही है? ये पहली बात तो ये कि सीज फायर हुआ या नहीं हुआ, इसका अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप को करना, क्या मोदी जी इस अनाउंसमेंट को नहीं रोक पा रहे थे? नीलू जी, मैं शुरुआत करूंगा दो डिस्क्लेमर के साथ। पहला डिस्क्लेमर ये है कि मैंने एक सिविल सर्वेंट के नाते, एक विदेश मंत्री के नाते, एक भारत के एमपी के नाते और एक आम नागरिक के नाते हर हैसियत से पाकिस्तान के साथ 40 वर्षों से डील किया है। वो पॉइंट नंबर एक है। दूसरा डिस्क्लेमर मेरा ये है कि ये लंबा अनुभव जो मेरा रहा है पाकिस्तान के साथ डील करने का, उसमें मैंने एक सबक सीखी, और वो सबक है कि पाकिस्तान के ऊपर कभी भरोसा मत करो। और केवल ये नहीं कि बातचीत में उन्होंने कुछ कहा, हमने कुछ कहा, जो लिखित एग्रीमेंट है उस पर भी अगर पाकिस्तान तैयार भी हो गया है तो भरोसा मत करो कि पाकिस्तान उसका पालन करेगा। और उसके अनेक उदाहरण इतिहास में, जिसके तफसील में मैं नहीं जाना चाहता हूं। तो अगर हम अपने को वर्तमान स्थिति में लाएं, मैं उस समय टीवी देख रहा था और अचानक टीवी पर आया कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया है। और उसके बाद भारत की तरफ से, भारत के डीजीएमओ की तरफ से, फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ से ये हुआ कि हाँ भाई सीज फायर हो गया। अब कितना कारगर हुआ नहीं हुआ ये बात की बात है, लेकिन सीज फायर हो गया। और आज जितने अखबार में रिपोर्ट्स हैं उसमें कहीं भी नहीं है ये कि ये भारत और पाकिस्तान ने आपस में समझौता करके किसी भी माध्यम से और किसी भी लेवल पर ये सीज फायर किया है। अगर ऐसा होता तो अमेरिका के राष्ट्रपति का पहला इस विषय पर ट्वीट नहीं आता। तो जाहिर है कि अंकल सैम ने दोनों देशों के ऊपर दबाव बनाया और ये सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान भी दबे। पाकिस्तान तो लंबे समय से अमेरिका का क्लाइंट स्टेट रहा है
और भारत भी दबे, और दोनों दबे। उन्होंने ट्रम्प की बात मानी और उसके बाद ट्रम्प ने ये ट्वीट किया। उसके बाद आप जितनी भी उसकी सफाई दे दें, ये तो साफ है। उसके बाद मार्क रूबियो का आया कि तीसरे स्थान पर हम लोग न्यूट्रल प्लेस पर बातचीत करेंगे दोनों देश। अब उसको भी आप डिनाई करते जाइए, लेकिन फैक्ट ये है कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ये बात कही है। अब सवाल ये उठता है कि मोदी जी ने, आपने पूछा उन्होंने क्यों नहीं रेजिस्ट किया, क्यों नहीं मना किया? क्योंकि मोदी जी मना करने की स्थिति में है ही नहीं। मोदी जी ट्रम्प की किसी बात से इनकार करने की स्थिति में नहीं है, उसका जो भी कारण हो। और इसीलिए जब मोदी जी वॉशिंगटन गए थे और ट्रम्प से मिले थे उनके ऑफिस में, तो आपको याद होगा कि ट्रम्प ने बहुत अनाप शनाप बातें की और मोदी जी ने किसी का प्रतिवाद नहीं किया, किसी का विरोध नहीं किया। उन्होंने खरी खोटी सुनाई ब्रिक्स को लेकर, मोदी जी खामोश रहे। उन्होंने ट्रेड के बारे में जो रुख अपनाया है, मोदी जी खामोश रहे। हम लोग बल्कि पतली गली से निकल गए कि नेगोशिएट करेंगे उनके साथ हम अपना एक ट्रेड का समझौता, और ये चल रहा था कि भारत और अमेरिका का पहला ट्रेड समझौता होगा। इसी बीच में उनका इंग्लैंड के, यूरोप, यूके के साथ हो गया। तो कुछ ऐसी बात है नीलू जी जिसके चलते मोदी जी ट्रम्प का विरोध नहीं कर सकते हैं। ट्रम्प के आदेश का अनुपालन ही करना उनका धर्म बन गया। नहीं, लेकिन यशवंत जी, अब आज आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी घटना हुई और पूरा देश ये कह रहा था कि भाई मोदी जी को कुछ ना कुछ कड़ा एक एक्शन लेना चाहिए, रिटेलिएट करना चाहिए, वो रिटेलिएशन हुआ भी, लेकिन उस 4 दिन के ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से मोदी जी के किए कराए पर पानी फेर दिया या उसको किस तरह से देखा जाए, क्या आज हम वाकई में पहलगाम का बदला ले पाए हैं? आपको क्या लग रहा है? जिस तरीके से ये डिप्लोमेटिकली हैंडल हुआ, जिस तरीके से ये स्ट्रेटेजिकली हैंडल हुआ, आपको लग रहा है कि पहलगाम का बदला असली मायने में हम ले पाए? नहीं ले पाए। और पहलगाम में जो लोग मारे गए उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। और मैंने नहीं कहा था कि मैं उनकी जमीन को मिट्टी में मिला दूंगा। ये बिहार में मधुबनी की धरती से अंग्रेजी बोलकर मोदी जी ने पूरे विश्व को संदेश दिया था ना। आपको याद होगा। हम जो भी कहें, हम यही कह रहे हैं आज के दिन आपसे कि हम उसी पर जाएं जो मोदी जी ने कहा। अब मोदी जी ने कहा कि हम उनको मिट्टी में मिला देंगे, तो क्या उनको हम मिट्टी में मिला पाए 4 दिनों में? जाहिर है कि नहीं मिला पाए। उन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया, हमने उनको ऊपर आक्रमण किया, ये चल रहा था। लेकिन ग्राउंड फोर्सेस जो है, जो फौज जमीन पर है, उसका कोई भी एंगेजमेंट एक दूसरे के साथ नहीं हुआ। एयरफोर्स का हुआ, आर्टिलरी का हुआ, और आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसमें दूर से आप मार कर सकते हैं बिना आमने सामने आए। तो दूर से हम उनके ऊपर मार करते रहे, दूर से वो हमारे ऊपर मार करते रहे। और बहुत सारी बातें हैं इंटरनेशनल मीडिया में, जो भी मैंने सुना कि एयरफोर्स का एक होने वाला है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें वो इस बात को साफ करेंगे। क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया में चल रहा है कि जो चाइनीज फाइटर प्लेन्स थे उन्होंने बहुत डैमेज किया है फ्रांस के रफाल जेट्स जो हमारे पास थे। तो इन सब बातों का एक खुलासा होना चाहिए। लेकिन हम जो ऑब्जेक्टिव लेकर जंग में उतरे थे, वो ऑब्जेक्टिव हम हासिल नहीं कर पाए हैं। और जाहिर है कि मेरे ऊपर ऐसा दबाव पड़ा कि हम उसको रेजिस्ट नहीं कर पाए और सीज फायर की घोषणा हमें करनी पड़ी। नहीं, तो ये क्या भारत के लिए एक बहुत अपमानजनक सी स्थिति हो गई है? और आपको याद होगा कि ऑल पार्टी मीटिंग, 2 ऑल पार्टी मीटिंग हुई जिसमें मोदी जी नहीं आए, और अब एक भी बार, अभी इस बीच इतना कुछ चल रहा है लेकिन एक बार भी मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन भी नहीं किया। उनको एक बार भी नहीं लगा कि इस समय राष्ट्र से हमें बात करनी चाहिए। ठीक है, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रही हूँ,
क्योंकि सुरक्षा का मामला है, कई चीजें, बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे होती हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर उनको नहीं बोला जाता। लेकिन आपको नहीं लगता कि मोदी जी को इतनी कंफ्यूजन के बीच में एक बार आकर सफाई देनी चाहिए थी? बिल्कुल, बिल्कुल देनी चाहिए। और केवल मोदी जी की ही बात नहीं है। आप ये देखिए कि जो डेवलपमेंट हुआ है कल से, उस पर मोदी जी तो नहीं ही बोले। रक्षा मंत्री बोले क्या? नहीं बोले। गृह मंत्री बोले क्या? नहीं बोले। जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उनका बयान आया? नहीं आया। जो बयान आ रहा है वो आ रहा है भारत के फौज के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा या फॉरेन सेक्रेटरी के द्वारा। अभी तक तो इतना ही हुआ है, लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा है, इतना अहम मुद्दा है कि आपसे मैं सहमत होते हुए जरूर कहूंगा कि मोदी जी को राष्ट्र के नाम अपना संबोधन करना चाहिए था। नंबर 2 कि उनको तत्काल ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए थी। और नंबर 3 भारत की जनता को, सबको विश्वास में लेना चाहिए था कि आखिर क्या हुआ। हमको छुपने की क्या जरूरत है? अगर हमारे दामन में कोई दाग नहीं है, हमारे इरादे में कोई खोट नहीं है, तो हम छुप क्यों रहे हैं? मोदी जी को जाना आपको चाहिए लग रहा है कि मोदी जी छुपते हुए नजर आ रहे था हैं बिहार कहीं ना जाने के कहीं? बदले उस ऑल पार्टी मीटिंग में। नहीं तो यशवंत जी, क्या ऐसी स्थिति आपको लग रही है जहां पर ऐसा लग रहा है कि मोदी जी किसी न किसी चीज के पीछे छुपने की आप कोशिश कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा थोड़ी देर पहले कि कोई ऐसा कारण है जिसके चलते मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति की बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। वो जो भी चाहें, प्रेसिडेंट ट्रम्प, वो मोदी जी से मनवा सकते हैं। और एक बार फिर ऐसे ही हुआ। उसका जो भी कारण हो, मैं उसके कारण नहीं जाना चाहता हूं, नहीं लेकिन लेकिन मैं ये सर, देख रहा हूं एज एन ऑब्जर्वर ऑफ हाँ, इंडियन फॉरेन कि बार बार मोदी जी ट्रम्प के सामने झुक जाते हैं। ये यशवंत वही जी, देश है ना जिसकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होती थी एक जमाने में। बिल्कुल। क्या आज मोदी जी बहुत ही इस जंग के बाद उन्होंने, उनका उद्देश्य जरूर रहा होगा, और जैसा उन्होंने कहा कि हम चुन चुन के मारेंगे, हम पाताल लोक में भी घुसकर लोगों को निकाल लेंगे। अब ये 4 दिन के ऑपरेशन के बाद अभी भी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि अब मोदी जी बिल्कुल निशब्द हो गए हैं। लोग मोदी जी के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। सोशल मीडिया आप उठाकर देख लीजिए, लोग किस तरीके की बातें इस समय मोदी जी पर कर रहे हैं। तो क्या ये गुस्सा जो देश में इस समय उबल रहा है, ये आपको जायज लग रहा है? क्योंकि लोग सवाल पूछ रहे हैं इस समय मोदी जी से। मैं इसको बिल्कुल जायज मानता हूं। और गुस्सा लाजमी है, क्योंकि बातें स्पष्ट नहीं हैं। ये आज तक, अभी तक नहीं पता चला कि आखिर ये सीज फायर हुआ क्यों, हमने क्या अचीव किया। जो निर्दोष लोग मारे गए थे पहलगाम में, जैसा मैंने कहा, उनकी आत्मा को क्या शांति मिल गई? उनके परिवारों को भरोसा हो गया कि उनका बदला हमने ले लिया? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा किसी तरह हुआ है। तो इसलिए गुस्सा है लोगों में कि भाई क्या कर दिया। नहीं और लेकिन दूसरी यशवंत जी, बात कि बात खुलकर कोई बता नहीं रहा है सरकार की तरफ से। हाँ, इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये तो बात अभी तात्कालिक है, लेकिन दीर्घकालीन जो खतरा पैदा हुआ है नीलू जी, वो ये पैदा हुआ है कि बहुत बड़ी जंग के बाद बहुत मुश्किल से शिमला समझौते में हम लोगों ने कुछ अचीव किया था, वो सब धाराशायी हो गया। और जो हम इतने दिनों से कह रहे थे कि भारत और पाकिस्तान का मुद्दा बायलैटरल है, हम आपस में मिलकर समझा इसको करेंगे, जो कि एसेंस था शिमला एग्रीमेंट का, वो आज खत्म हो गया। ट्रंप ने सीज फायर करवाया है। कल ट्रंप आदेश देते हैं कि आप आइए, हम कश्मीर का मसला सॉल्व करते हैं आपके लिए। तो पाकिस्तान तो क्लाइंट स्टेट रहा है अमेरिका को, तुरंत जाएगा।
जैसे नवाज शरीफ चले गए नहीं, थे, तो डोनाल्ड जब ट्रंप ने क्लिंटन ने कहा है, बुलाया था उनको कारगिल। डोनाल्ड ट्रंप का यशवंत जी जो संडे का ट्वीट है वो एग्जैक्टली यही कह रहा है, और वो बिल्कुल साफ साफ कह रहा है। इनफैक्ट मैं पढ़ देती हूँ वो ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है, क्योंकि ये व्यूअर्स को पता भी होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का ये जो संडे का ट्वीट है उसको मैं पढ़ के बता रही हूँ। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड अनवेवरिंगली पावरफुल लीडरशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान for having the strength, wisdom, and fortitude to fully know and understand that it was time to stop the current aggression that could have led to the death and destruction of so many and so much. Millions of good and innocent people could have died. Your legacy is greatly enhanced by your brave actions. I am proud that the USA was able to help you arrive at this historic and heroic decision. While not even discussed, I am going to increase trade substantially with both of these great nations. Additionally, I will work with you both to see if, after 1,000 years, a solution can be arrived at concerning Kashmir. God bless the leadership of India and Pakistan on a job well done. ये डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है। अब इसको कैसे समझा जाए यशवंत जी? मतलब वो एहसान कर रहे हैं, या फिर वो एक बहुत बड़े पीस मेकर के रूप में साबित हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान और भारत तो मूर्ख है? ये इस पोस्ट को किस तरह से पढ़ा जाए? ट्रंप कितने वेल इन्फॉर्म्ड हैं वो इसी बात से अंदाज लगाए। एक उन्होंने कहा कि 1000 साल, कहीं और कहा कि 1500 साल से भारत और पाकिस्तान के बीच में यह स्थिति बनी हुई है दुश्मनी की। अब उस व्यक्ति के बारे में क्या कहा जाए, लेकिन वो अमेरिका का राष्ट्रपति है और अमेरिका के राष्ट्रपति के नाते वो भारत पर भी दबाव बना सकता है और पाकिस्तान पर तो बना ही सकता है। भारत पहले अमेरिका या किसी दूसरे देश के दबाव में नहीं आता था इस मुद्दे पर, आज आ रहा है। और जो हम कहेंगे कि 75 साल में नहीं हुआ, जब से कश्मीर में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, जो 75 साल में नहीं हुआ वो आज हो रहा है। मोदी जी ट्रंप के सामने झुक गए हैं और ये निश्चित रूप से होगा कि ट्रंप कहेंगे कि हमारा आदमी जाएगा, वो मीडिएट करेगा और आप दोनों उसकी बात मानो, कश्मीर का जहां तक मुद्दा है। तो क्या हमने जो देश की संप्रभुता है उसको क्या मोदी जी ने गिरवी रख दिया है? अगर मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कहूं, क्योंकि यहाँ पर एक सॉवरेनिटी की बात आ जाती है कि आपके अब जो संप्रभुता है देश की, क्या आपने उसको बेच दिया है? कोई ना कोई कारण होगा, कौन होगा? कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि भाई अदानी का, आप देख रहे हैं कि अदानी का मसला फंसा हुआ है अभी, अदानी का पेच सबसे बड़ा पेच है। तो क्या अदानी को बचाने के लिए क्या देश की संप्रभुता को बेचते हुए एक ऐसी स्थिति क्या आपको नजर आ रही है? देखिए, संप्रभुता होती क्या है? व्हाट इज सॉवरेंटी? सॉवरेंटी का मतलब ये होता है कि हमको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, हम रणनीति के क्षेत्र में अपने फैसले लेने को स्वतंत्र हैं, किसी दबाव में हम वो फैसले नहीं लेंगे, हम स्वयं उन फैसलों को लेंगे। और 1947-48 से जब कश्मीर का इशू सामने आया, वहां लड़ाई हुई, तब से लेकर आज तक भारत की ये नीति रही है और जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन्होंने इसको फॉलो किया है और इस तरह भारत की संप्रभुता की रक्षा की है। आज भारत की संप्रभुता, भारत की सॉवरेंटी सचमुच में मोदी जी के कार्यकाल में खतरे में पड़ गई है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो हम अभी तक जिस रास्ते चल रहे थे वो अचानक खत्म हो गया। अब जो ट्रम्प कहेंगे वही चलेगा, देश के हित में जो होगा वो हम नहीं कर पाएंगे। क्या तो ये तो मोदी जी बहुत ने बड़ा एक फर्क पड़ा है। नहीं, बट ये जो एक जो डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक फेलियर अगर हम इसको देखते हैं, तो क्या इसमें एक नया रिकॉर्ड मोदी जी ने आज ब्रेक कर दिया है जो आज तक भारत के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है? और जिस तरीके से अपनी डिप्लोमेसी और स्ट्रेटजी को मोदी जी ने फेल कराया है, क्या आपकी नजर में किसी भी प्रधानमंत्री ने इस हद तक जाकर कभी भी अमेरिका के सामने कोई झुका है? देखिए, इंदिरा गांधी का उदाहरण हम सबके सामने है। मैंने अटल जी के साथ काम किया और मैं आपको याद दिलाऊं कि जब कारगिल का युद्ध हो रहा था तो आपको याद होगा कि राष्ट्रपति क्लिंटन ने बुलाया था पाकिस्तान के नवाज शरीफ को
और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को कि आप लोग दोनों आओ वॉशिंगटन में और मैं फैसला कराता हूं। और आपको ये भी याद होगा कि नवाज शरीफ वॉशिंगटन गए, अटल बिहारी वाजपेयी वॉशिंगटन नहीं गए ना। तो वो उसी रास्ते चले जिस रास्ते देश बराबर चलता रहा है स्वाधीन होने के बाद से। ये पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी जिन्होंने उस रास्ते को छोड़ दिया है और अब वो अमेरिका के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान का मसला अब द्विपक्षीय मसला नहीं रहा, इसमें तीसरे पार्टी का हस्तक्षेप हो सकता है और ट्रंप और उनके लोग इसमें हस्तक्षेप करेंगे। और जैसा मैंने आपसे कहा और आपने भी कहा कि ट्रंप का जो बयान है, ट्वीट है, कि अब कश्मीर के मसले पर क्या भारत पाकिस्तान आपस में बात करेंगे? नहीं, पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी वेलकम किया। शहबाज शरीफ ने तो ऑलरेडी ट्रंप को धन्यवाद देते हुए कहा है कि अगला कदम उनका होना चाहिए कि वो दोनों देशों को बैठाकर और कश्मीर के मसले को सुलझा दे। तो देखा जाए भाई भारत क्या करता है। भारत के तो 56 इंच छाती के प्रधानमंत्री जी हैं। इतना बलवान, इतना शक्तिशाली प्रधानमंत्री भारत को तो कभी मिला ही नहीं। और ये दुर्गत हो रही है भारत की। लेकिन मैं एक बात और आपसे कहूं, आप हम बात कर लें, जो भड़ास निकालना है हम निकाल लेंगे, हमारे जैसे आपके जैसे दूसरे लोग भी अपनी बात कह देंगे, ट्वीट हो जाएगा सोशल मीडिया में, एंगर दिखा देंगे। लेकिन जब तक गोदी मीडिया है इस देश पे तब तक कोई मोदी जी का बाल बांका नहीं कर सकता। कि गोदी मीडिया ऑलरेडी कह रही है कि देखिए कितने पराक्रमी हैं मोदी जी, जिन्होंने पाकिस्तान को झुका दिया। ट्रंप भी इनके सामने झुक गए। विश्व गुरु, विश्व विजय, अश्वमेध यज्ञ। नहीं, लेकिन यशवंत जी, अब कुल मिलाकर अगर पूरे स्थिति को देखें, अब अभी पता नहीं कितनी सच्चाई इसमें सामने आएगी नहीं आएगी। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए कैजुअलिटीज कितनी हुई हैं हमारे तरफ, हम तो अभी यही मान रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को में घुस के पाकिस्तान को मार दिया है, हर चीज पाकिस्तान की हमने ध्वस्त की है। लेकिन हमारा कितना नुकसान हुआ है अभी इसका कोई आकलन नहीं आया है। कहीं पे कोई ऑफिशियल इसको लेकर कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है कि हमारे कितने फाइटर जेट्स गिरे, हमारे जान माल का कितना नुकसान हुआ, हमने कितने जवान खोए। क्या ये सच्चाई हमें कभी पता चल भी पाएगी? और क्या इस समय मौजूदा सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं कि लोगों को बताएं? इतनी कंफ्यूजन के बीच अमेरिका जाकर सारा क्रेडिट लेता है और हमारी जान माल को जो नुकसान हुआ हमें वो तक नहीं पता। नहीं पता चलेगा नीलू जी, और कभी पता भी नहीं चलेगा। सरकार ये कभी नहीं बताएगी कि इस कॉन्फ्लिक्ट में कितने जान माल का नुकसान हुआ, कितने सिविलियन हताहत हुए, कितने डिफेंस फोर्सेस के लोग हताहत हुए, कितने प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ, ये कभी वो नहीं बताएंगे। और अगर कोई पूछेगा तो ये जो ट्रोल्स हैं उनके पीछे पड़ जाएंगे और कहेंगे कि ये देशद्रोही है जो इस तरह की बात कर रहा है। कहाँ हमारे यहाँ कोई नुकसान हुआ है? कोई नुकसान नहीं हुआ है। और देश की जनता वही विश्वास करेगी जो उनको परोसा जाएगा। तो हम तो इस खतरे में जी रहे हैं ना कि सच्चाई, तथ्य हमारे पास आते नहीं हैं, आने नहीं दिए जाते हैं, और हम एक मिथ्या के जगत में जी रहे हैं। वो मिथ्या के जगत में हम जीते रहेंगे। नहीं, तो इसका मतलब ये है यशवंत जी की जो ऑपरेशन सिंदूर का सच है वो एक राज बनकर ही रहेगा और इसकी सच्चाई कभी भी मोदी जी सामने नहीं आने देंगे। नहीं, इसलिए नहीं आने देंगे क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया। हमने उन विधवाओं की जिनकी मांग का सिंदूर खत्म हो गया था, मिट गया था, उनका हमने बदला नहीं लिया, इसलिए सच्चाई सामने नहीं आई। नहीं, तो ये किसकी सबसे बड़ा फेलियर किसका है? अगर आज ये ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया, जिसको कि सरकार नहीं मानेगी, और अगर आज हम इस बात को कह भी रहे हैं, आई एम श्योर इस इंटरव्यू की ट्रोलिंग भी बहुत होगी, क्योंकि बिल्कुल साफ शब्दों में हम इस बात को कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया। लेकिन वेयर डज द बक स्टॉप नाउ? यशवंत जी, आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्योंकि मोदी जी तो ये कह के पीछे हट जाएंगे कि भाई हमने तो सेना को सारा ऑपरेशनल फ्रीडम दे दिया था, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन
आप क्या जिम्मेदारी भी लेंगे अगर फेल हो गया तो? पहली बात तो हम मानेंगे ही नहीं कि सेना फेल। को हाँ, सेना को उन्होंने ये भी जिम्मेदारी दी थी कि ट्रम्प से जाके नेगोशिएट करें। ये सेना की जिम्मेदारी थी। ये कहीं ना कहीं किसी स्टेज पर ट्रम्प ने क्या कहा है कि रात भर बातचीत होती रही। बिल्कुल। रात भर बातचीत क्या सेना के साथ होती रही। वहां से जरूर अमेरिका की तरफ से लोगों ने फोन किया वो जनरल को, जो पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष हैं, क्योंकि उनकी चलती है वहां पर। लेकिन यहाँ पर तो किसी ने अमेरिकन ने सेनाध्यक्ष से नहीं बात की। नहीं तो मैक्सिमम उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से बात की। नहीं यशवंत जी, लेकिन एक चीज तो और भी है। आप ये देखिए कि सारे जवान जो बॉर्डर पर लड़ने के लिए गए हैं, आपने उनको भेज दिया कि भाई ऑपरेशन सिंदूर है, आप जाइए लड़िए और बदला लीजिए ऑपरेशन पहलगाम का। और दूसरी तरफ आप अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं। तो हम इसको क्या माने? क्या मोदी जी या मोदी सरकार ने आज सेना के साथ धोखाधड़ी की और फिर इस बातचीत को उन्होंने आगे रखा? आज कैसा सेना के लोग कैसा महसूस कर रहे होंगे? बहुत बुरा महसूस कर रहे होंगे, लेट डाउन महसूस कर रहे होंगे। क्योंकि जब मोदी जी ने पूरे देश को कहा कि हमने ऑपरेशनल छूट सेना को दे दी है और सेना जो चाहती वो कर रही थी, तो ये बीच में कहां से आ गया कि अचानक ट्रम्प का आ गया कि भाई समझौता हो गया, सीज फायर हो गया, और उसके बाद हम फॉलो करते हैं। फिर हमारे विदेश सचिव, और ये अब झूठ जो फैलाई जा रही है वो फैलाई जा रही है कि इंडिया और पाकिस्तान के डीजीएमओज ने बात की और उसमें ये तय हुआ। वो पूरा रिकॉर्ड यहां से वहां तक है कि कोई इस तरह की बात नहीं हुई। और ये एक इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने ये पेशकश की कि बहुत हो गया, अब आओ हम लोग क्रिकेट खेलें, बहुत जंग हो गई, अब आओ क्रिकेट खेलते हैं। नहीं है, कहीं पर भी ये भारत के स्टेटमेंट में भी इस बात की पुष्टि नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से ये प्रस्ताव आया। मैक्सिमम जो हम लोगों ने कहा है वो ये कहा है कि दोनों देशों के डीजीएमओस ने या सुबह बात की, फिर उसके बाद उन्होंने दोपहर को बात की, और दोपहर की बातचीत में ये एग्री किए, ये समझौता हुआ कि सीज फायर होगा। ये हमने कहीं नहीं कहा है, कह भी नहीं सकते हैं कि पाकिस्तान ने कहा कि सीज फायर को, और हम बहुत बुरे फंस गए हैं और हमने उसको मान लिया। तो ये सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप से देश की जनता के सामने है। लेकिन आप जानते हैं कि इस पूरे रेजीम में 10-11 वर्षों में झूठ को कैसे सच करके परोसा जाता है, ये कोई मोदी जी से सीखे, और इस बार भी ऐसा ही होगा। यानी कि कुल मिलाकर, और जो मेरा आखिरी सवाल है यशवंत जी वो यही है कि क्या अब हम ये माने कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से फेल हो गया है? और सिर्फ ये ऑपरेशन फेल ही नहीं हुआ बल्कि भारत ने ये दिखा दिया कि वो अमेरिका के आगे किसी भी सूरत में वो झुकना ही पसंद करेगा, ना कि सीना चौड़ा करके। तो क्या ये मोदी जी का सबसे बड़ा फेलियर है? और साथ में उन्होंने सेना को भी नीचा दिखाया है मोदी जी ने। आपने जो कहा वो अक्षरशः सही है। मोदी जी को हिम्मत नहीं है ट्रम्प के सामने ना करने की। ट्रम्प का आदेश का पालन करना उनका परम धर्म है, भारत के हितों की रक्षा करना नहीं। और जो आगे चलकर ट्रम्प कहेंगे, मोदी जी उसी रास्ते चलेंगे, और ये रास्ता देश के लिए बहुत खतरनाक है। अंग्रेजी में जो कहते हैं कि इट्स ए वेरी डेंजरस स्लिपरी स्लोप ऑन विच वी हैव लॉन्च्ड आवरसेल्व्स। इसमें आदमी नीचे ही जाता है, ऊपर नहीं उठता है। और देश की जनता को इस बात को समझना पड़ेगा और स्वीकार करना पड़ेगा कि ये सारा प्रोपेगेंडा जो था मोदी जी की ताकत के बारे में, वो सब बिल्कुल मिथ्या था। मोदी जी बहुत ही कमजोर व्यक्ति हैं, कमजोर नेता हैं, और ट्रम्प के सामने झुकना इसी बात का प्रतीक है कि उनमें दम नहीं है कि वो इंदिरा गांधी की तरह अमेरिका के सामने खड़े हो सके। नहीं तो जो बार बार अब कल से इंदिरा गांधी की ही बात हो रही है, सोशल मीडिया पर सब लोग इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने जो 1971 की जो युद्ध था किस तरीके से हैंडल किया, और अब मोदी जी किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। तो ये आई एम श्योर इस तरीके का कंपैरिजन मोदी जी तो कभी नहीं चाह रहे थे कि ये जो हम जंग
उन्होंने सोचा होगा कि भाई इसको हम पॉलिटिकली कैपिटलाइज कर लेंगे। क्या मुंह लेकर अब चुनाव में भी बीजेपी जाएगी? क्या बीजेपी आज पॉलिटिकली कैपिटलाइज कर सकती है, जैसे कि बालाकोट की स्ट्राइक की थी? आज क्या ये स्थिति है कि बीजेपी इसके ऊपर एक भी चीज पॉलिटिकली उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश कर सकती है? मुझे लगता है कि गोदी मीडिया के बावजूद देश की जनता को सच्चाई का पता अभी ऑलरेडी चल चुका है, और इसके बाद जितना भी प्रोपेगेंडा किया जाए, प्रचार किया जाए, कुछ भी किया जाए, देश की जनता इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर फेल हो चुका है और भारत अमेरिका के सामने झुक गया है। मोदी जी ट्रंप के सामने झुक गए हैं क्योंकि उनके अंदर ताकत नहीं है, उसका जो भी कारण हो, कि वो ट्रंप के सामने मजबूती से खड़े होके भारत के हितों की रक्षा करें। और ये मोदी जी के लंबे करियर का सबसे बड़ा धब्बा है, जो कि आज बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अब इसके बाद कुछ बचा नहीं है। नहीं, लेकिन मोदी जी ने जिस तरीके से सेना भी आज डिमोटिवेटेड फील कर रही होगी, आई एम श्योर आपने भी कहा कि सेना को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा कि एक तरफ तो वो बेचारे अपनी सब जान पर बनकर उनको आ गई और वो बॉर्डर्स पर लड़ाई कर रहे हैं, इधर हम सीज फायर के लिए अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे में अब ये जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, इनका क्या रुख रहेगा मोदी जी के प्रति? या फिर अब उनका तो ड्यूटी ही रहती है कि भाई जो भी पॉलिटिकल ऑर्डर्स मिले वो करेंगे, लेकिन अगर इसी तरीके से ऑपरेशंस को एक हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जाएगा हमेशा, तो कभी ना कभी तो सेना भी रिटेलिएट कर सकती है। सेना ये कह सकती है कि भाई आप पहले देखिए, हम सेना को इसमें नहीं लाना चाहते हैं, बिकॉज भारत की सेना इंडिपेंडेंस के बाद से बिल्कुल ही प्रोफेशनल रही है। राजनीति में उसने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया है, और इस बहुत बड़ी घटना चक्र के बावजूद सेना को मेरा एडवाइस यही होगा कि वो राजनीति से दूर रहे और जो सिविलियन अथॉरिटी है वो बरकरार रहे, और देश के हित में जो हो वो दोनों, सेना और सिविलियन अथॉरिटी दोनों मिलकर काम करें। देश का नुकसान इसमें नहीं होना चाहिए। मोदी जी का नुकसान देश का नुकसान नहीं है, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करें जिससे देश का नुकसान हो। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत जी, थैंक यू सो मच। एंड आई एम श्योर इस इंटरव्यू को बहुत लोग देखेंगे, और प्लीज एक एक शब्द इस इंटरव्यू का ध्यान से सुनिए और फिर अपना ओपिनियन बनाइए, अपने फीडबैक्स भी दीजिएगा। थैंक यू सो मच, सर, थैंक यू।